हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.4 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज जो एक्सरसाइज चलने वाली है वो बच्चों आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है 6.5। बच्चों इस 6.5 एक्सरसाइज के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मान के बारे में। ठीक है, उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान निकालेंगे और उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ट बिंदु भी निकालेंगे। क्या होता है उच्चिष्ट बिंदु, क्या होता है निम्निष्ट बिंदु, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यानी यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, हमें एक फंक्शन दिया होगा बच्चों। क्या दिया होगा, कोई भी एक फंक्शन दिया होगा f(x) बराबर, कोई भी हो सकता है वो x+5 का होल स्क्वायर +3 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से एक फंक्शन दिया होगा बच्चों, और इस फंक्शन में हमें निकालना है कि इसकी उच्चिष्ट वैल्यू क्या होगी, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू, और निम्निष्ट वैल्यू यानी छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं वो स्टेप्स लिखाऊंगा, 5-6 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और उन स्टेप्स के ऊपर फिर आपके सारी एक्सरसाइज आराम से समाप्त हो जाएगी। शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं पहले वाले और दूसरे वाले पार्ट के, उनको थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करेंगे, वो हम आपको भी समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ना बच्चों आपको स्टेप्स लिखा देता हूँ। ठीक है, 6-7 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स पर आप फोकस कीजिए, पहले उन स्टेप्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, किसी भी फंक्शन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए हम जो है सबसे पहले करते क्या हैं, देखिए कोई भी सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमें कोई भी f(x) = कोई फंक्शन दे रखा होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट लिख देता हूँ, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, वहाँ से उसका dy/dx निकालेंगे। f(x) बराबर दे रखा हो या y बराबर दे रखा हो तो कोई फंक्शन ही ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए गए फलन का x के सापेक्ष, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात करते हैं। यानी सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा, जो भी हमें y बराबर फंक्शन दे रखा होगा उसका हम एक बार अवकलन करेंगे और वहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी dy/dx ज्ञात करेंगे। ठीक, तो उसका अवकलन करके dy/dx ज्ञात हो जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस क्या है, स्टेप नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड इसमें क्या होगा फिर बच्चों, फिर क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर या पुनः अवकलन करके d2i/dx2 ज्ञात करेंगे। यानी पहले तो एक बार अवकलन करेंगे और फिर दूसरी बार अवकलन करेंगे करके d2i/dx2 ज्ञात करेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, और बच्चों जब d2i/dx2 आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, फिर x के उच्चिष्ट व निम्निष्ट उच्चिष्ट व
निम्नलिखित बिंदु के लिए dy/dx बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, यानी देखिए स्टेप नंबर सेकंड और थर्ड को ना आप आगे पीछे कर सकते हैं। पहले स्टेप थर्ड को स्टेप सेकंड और स्टेप सेकंड को थर्ड भी बना सकते हैं, यानी पहले ये कर लो बाद में से कर लो, या पहले से कर लो बाद में से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका एक अवकलन करेंगे, dy/dx निकालेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फिर स्टेप सेकंड उसका पुनः अवकलन करेंगे और पुनः अवकलन करके dy/dx निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, जो dy/dx है उसके बराबर 0 रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जो x की वैल्यू आएंगी वो बिंदु जो निकल के आएगा, x का मान जो निकल के आएगा वो बिंदु होगा और वो बिंदु उच्चिष्ट या निम्नलिखित होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों क्या रहेगा, स्टेप थर्ड के बाद स्टेप फोर्थ आपकी आएगी। स्टेप फोर्थ में बच्चों क्या होगा, ये जो यहाँ पर जब हमने dy/dx बराबर 0 रखा तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी, कुछ 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 1 मिल जाए, जो भी मिले। तो सपोज स्टेप थर्ड से प्राप्त x के मानों, जैसे मान लीजिए x बराबर मान लो a मिल गया और एक b मिल गया, 2 पॉइंट मिले सपोज, और x बराबर b। मान लो 2 बिंदु मिले हमें, dy/dx बराबर 0 रख दिया तो वहाँ से x का मान निकलेगा। तो कभी कभी एक मान नहीं निकल पाता, कभी कभी 2 आते हैं, कभी कभी 3 आ जाते हैं। तो सपोज 2 मान आ गए, x बराबर a और x बराबर b, 2 बिंदु आ गए। ये बिंदु कौन से हैं, उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं पर, सही है, स्टेप थर्ड से प्राप्त x के मानों, जैसे x बराबर a और y बराबर b पर क्या करेंगे, d2y/dx2 निकालेंगे। कहाँ पर, x बराबर a पर, यानी x बराबर a रखेंगे कहाँ पर, d2y/dx2 के मान में। जहाँ भी उसमें जो है x आ रहा होगा d2y/dx2 के मान में, वहाँ पर x की जगह पर a लगा देंगे। ठीक है, और जब a लगाएंगे तो सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगी। अगर वो बच्चों वैल्यू x बराबर a पर, अगर वो वैल्यू बच्चों आपकी आती है धनात्मक, मान आपको प्राप्त होता है। ठीक है, यानी आप dy/dx बराबर 0 रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू मिलेंगी और उन वैल्यूज़ पर d2y/dx2 का मान ज्ञात करेंगे। तो d2y/dx2 पहला बिंदु है तो उस बिंदु पर चेक करेंगे, और अगर वो वैल्यू धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो हमारा फलन क्या होगा बच्चों, निम्नलिखित होगा। ठीक है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फलन होगा निम्नलिखित, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, धनात्मक हो तो फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू x की आएंगी उस पर d2y/dx2 वैल्यू निकालेंगे। अगर पॉजिटिव तो फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। ठीक है, और यदि d2y/dx2 की वैल्यू x बराबर a पर, या मान लो x बराबर b पर मान लो आ गई नेगेटिव, भाई x बराबर a पर आ गई तो निम्नलिखित हो गया, और x बराबर b पर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, या x बराबर भी नेगेटिव आ सकती है, जो भी आए वो तो सवाल में देखेंगे। तो सपोज पॉजिटिव आती है तो क्या होता है, फलन निम्नलिखित होता है। और बच्चों अगर मान ऋणात्मक आ जाए, सपोज हो सकता है x बराबर a पर ही ऋणात्मक आ जाता, तो जिस पर भी नेगेटिव आएगा बस यहाँ देना है, सिर्फ हमें जो ध्यान देना है वो देना सिर्फ यहाँ के साइन के ऊपर। अगर धनात्मक है, वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं इसको हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये भी इसको हम बोल सकते हैं भाई 0 से बड़ा है तो धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि फलन क्या होगा हमारा, निम्नलिखित होगा। और अगर ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक मतलब लेस देन इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या होगा, तो फलन
उच्चिष्ट होगा। मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव तो फलन उच्चिष्ट, और अगर वैल्यू पॉजिटिव तो फलन निम्निष्ट। उल्टा, पॉजिटिव तो निम्निष्ट और नेगेटिव तो उच्चिष्ट होगा फंक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही तो फलन निम्निष्ट हो गया, नहीं, उच्चिष्ट होगा, उल्टा होता है, ठीक है। तो इस तरह की 4 स्टेप आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हमने क्या किया कि कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है, उसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स dy ओवर dx निकाला। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, अगेन डिफरेंशियल पुनः अवकलन किया और dy ओवर dx निकाला। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया कि x के मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु के लिए dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 रखा, तो वहाँ से x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, या 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। फिर उन वैल्यूज़ पर जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होंगी, उन वैल्यूज़ पर हम dy ओवर dx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर dy ओवर dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फलन होगा निम्निष्ट, और नेगेटिव आएगी तो फलन होगा उच्चिष्ट, ठीक है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब स्टेप नंबर 5। तो यहाँ तक क्लियर। अब बच्चों जैसे मान लीजिए x बराबर a पर धनात्मक आ गया हमारा फंक्शन, तो फलन क्या होगा, धनात्मक आएगा तो फलन निम्निष्ट होगा। अब जब फलन निम्निष्ट होगा तो निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो स्टेप सबसे आगे निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान के लिए जिस बिंदु पर हमारा फंक्शन निम्निष्ट है, ठीक है, जिस बिंदु पर हमारा फलन निम्निष्ट है, उस बिंदु को फिर हम फंक्शन में लगाएंगे x की जगह पर, और उस बिंदु को फंक्शन में लगाकर वहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगा, हमारा निम्निष्ट मान होगा। भाई ये क्या हुए, निम्निष्ट या उच्चिष्ट बिंदु हैं। अब जिस बिंदु पर फंक्शन हमारा निम्निष्ट आ रहा है, उस बिंदु को अब कहाँ लगाएंगे, फंक्शन में। तो वहाँ से क्या करेंगे, निम्निष्ट मान के लिए जिस बिंदु पर फलन निम्निष्ट हो रहा है उस बिंदु पर क्या करेंगे, उस बिंदु पर हम फंक्शन की वैल्यू याद करेंगे, फलन का मान fa। जैसे यहाँ a पर क्या आ रहा है हमारा फंक्शन, सपोज a पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो a पर निम्निष्ट आ रहा है ना फंक्शन, तो fa निकालेंगे, यानी x की जगह a लगा देंगे, और जो भी वैल्यू प्राप्त होगी फाइनली यहाँ पर जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगा बच्चों, हमारा वो होगा हमारा निम्निष्ट मान। ये क्या होगा, निम्निष्ट मान, ठीक है। जिस भी बिंदु पर हमारा फंक्शन निम्निष्ट होगा उसी बिंदु को फिर हम फंक्शन में लगाएंगे, और फंक्शन में लगाने से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारा होगा निम्निष्ट मान उस फंक्शन का, ठीक है। और जिस वैल्यू पर हमारा फंक्शन उच्चिष्ट आएगा उस वैल्यू को हम उसी फंक्शन में लगाएंगे पुनः, और जो भी वैल्यू वहाँ से प्राप्त होगी वो हमारा उच्चिष्ट मान होगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेप 6 में 5th में काम होगा, यानी वह जिस वैल्यू पर फलन का मान, जिस वैल्यू पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ट मान के लिए जिस बिंदु पर फलन निम्निष्ट होगा, सही है। तो जिस वैल्यू पर फलन उच्चिष्ट होगा उस वैल्यू पर d2y ओवर dx2, सपोज x बराबर b पर क्या है हमारा, x बराबर b पर क्या है, फलन ऋणात्मक है, तो क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया। तो फंक्शन उच्चिष्ट किस पर हो रहा है, x बराबर b पर, तो फिर इस x बराबर b को फंक्शन में लगाएंगे, ठीक है। x बराबर b पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, तो इस x बराबर b को कहाँ लगाएंगे, फंक्शन में, ठीक है। वैल्यू पर यहाँ लिख दिया, गलत लिख दिया मैंने, फलन उच्चिष्ट होगा उस वैल्यू पर
एफ बी ज्ञात करेंगे, एफ बी ज्ञात करेंगे। जो मान प्राप्त होगा, जो मान एफ बी का प्राप्त होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हमारा जो मान होगा ना वो होगा उच्चिष्ट मान। वो मान उच्चिष्ट होगा, ठीक है, यानी उच्चिष्ट मान होगा, वो मान उच्चिष्ट मान होगा। ठीक है, ये स्टेप्स हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। इन 5 स्टेपों को जब आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके उच्चिष्ट और निम्निष्ट के सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, किसी किसी में बच्चों जो है उच्चिष्ट मान निकलवाएगा, किसी किसी में उच्चिष्ट मान नहीं निकलवाएगा। तो अगर उच्चिष्ट मान नहीं निकलवा रहा है, सिर्फ उच्चिष्ट बिंदु निकलवा रहा है, तो स्टेप नंबर 4 तक ही जाएंगे हम। ठीक है, और उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करवा रहा है तो स्टेप नंबर 5 का भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उच्चिष्ट मान या स्थानीय मान भी वो बोल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। सिर्फ इन 5 स्टेप को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। हालांकि इन स्टेप्स का यूज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं और जो 2 के पार्ट हैं वो बच्चों ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएंगे। मतलब हमको वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के पार्ट में हम क्या करेंगे, वहाँ से उस वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी या बराबर है, या छोटी या बराबर है। अगर बड़ी होगी 0 से बड़ी, 0 से बड़ी हुई और 0 से बड़ी हुई इट मीन्स दैट स्टूडेंट की पॉजिटिव होगी। 0 से बड़ी होगी इट मीन्स दैट 0 से बड़ी होगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फलन क्या होता है, हमारा निम्निष्ट होता है। तो वहाँ से क्या होगा बच्चों, फलन हमारा निम्निष्ट हो जाएगा। और फिर हम निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे तो उस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, और वहाँ से जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वो निम्निष्ट बिंदु होगा। ठीक है, निम्निष्ट बिंदु पर फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ गई तो यानी लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स बच्चों हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेगेटिव होगी। लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स होता है ऋणात्मक मान, और ऋणात्मक मान होता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। और फिर हम मान ज्ञात करने के लिए, उच्चिष्ट बिंदु ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर रखेंगे, और वहाँ से x की जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा क्या होगा, उच्चिष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस को तो हम ऑब्जर्वेशन तरीके से करने वाले हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। 3rd क्वेश्चंस के पार्ट्स में हम इन स्टेप्स का यूज करेंगे, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ एक बार, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है, आप कुछ नहीं करना, फंक्शन दिया है सबसे पहले उसका एक बार अवकलन करो, एक बार अवकलन करके dy/dx निकालो। ठीक है, फिर उसके बाद 2nd स्टेप dy/dx2 निकालो। 3rd स्टेप dy/dx बराबर 0 रखो और वहाँ से उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु प्राप्त करो। फिर जिस बिंदु पर वो फलन उच्चिष्ट होगा उस बिंदु पर फिर उस फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो वहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो उच्चिष्ट मान होगा। और जिस बिंदु पर हमारा फंक्शन निम्निष्ट होगा उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, और वहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो निम्निष्ट मान होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो इन स्टेप को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की ओर। इन स्टेप को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बेटा। देखिए, आप बिना स्टेप के भी सवाल को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टेप लिखा दी आप बिना स्टेप के करके आओ, बट आप स्टेप बना के जब सवाल को करके आओगे ना तो जो एग्जामिनर है ना उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अच्छा प्रभाव पड़ने की वजह से हो सकता है आपको नंबर भी अच्छे मिल जाए। तो हमें ऐसा बिहेव करना है कॉपी में कि एग्जामिनर को अच्छा लगे और उसके हिसाब से हमें नंबर भी अच्छे मिल सकें। ठीक है, आप जो भी लिखे आए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, लाइनिंग का विशेष ध्यान दें, कोई भी एक्स्ट्रा बातें उसमें ना लिखें, जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही लिखें, साफ लिखें, जिससे कि पढ़ने में समस्या ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे, और सही तो होना ही चाहिए। एक्यूरेसी तो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। अब ऐसा नहीं कि आप साफ साफ लिखाए बट एक्यूरेट नहीं है, तो एक्यूरेट मांगता है मैथ के अंदर। तो भाई बात, अगर एक्यूरेट अगर आप करके आएंगे तो फिर बात बन सकती है, अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं।
90 प्लस आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बात करने वाले हैं बच्चों वो 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों, यहाँ मैं कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनके उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करो यदि कोई हो तो। अगर है तो ज्ञात करना है। कभी कभी बच्चों ना तो उच्चतम होता है ना निम्नतम होता है, चाहिए कभी कभी कोई मान जो होता है वो ना तो उच्चतम होता है या निम्नतम होता है। वो डिपेंड करता है बच्चों कि कोई भी हमने ऐसी वैल्यू रखी कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, निकलने की कोई लिमिट नहीं है। 1 रखा तो कुछ आ गया, 2 रखा तो कुछ आ गया, 6 रखा तो कुछ और आ गया। तो ऐसे कितनी भी वैल्यू रखते जाओ कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी अगर निम्नतम कोई वैल्यू रखते जाओ तो निम्नतम मान आ गया, फिर कुछ और रखेंगे तो और आ जाएगा, तो वैल्यू आती जाएंगी। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनाइट तक, यानी इन्फिनाइट तक उच्चतम मान आते जाएंगे, इन्फिनाइट तक निम्नतम मान आते जाएंगे। तो उसकी तो कोई हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, उन सब में बड़ा कौन सा होगा कह नहीं सकते। अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी बच्चों तो फिर उस जगह पर ना तो फंक्शन आपका उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा, ना वहाँ से कोई उच्चिष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं ना वहाँ से कोई निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू f(x) क्वेश्चन नंबर 1 f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हमें इसके उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने हैं यदि उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान है तो। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपके काम की बात है बहुत। देखिए जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन नहीं पढ़ा है वो हमारा एक अपना एक यूट्यूब चैनल है AK क्लासेस, आप उस पर जाकर चैप्टर नंबर 1 को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आपका वहाँ चैप्टर स्टार्ट हो भी गया है, काफ़ी वीडियोज़ पढ़ भी चुकी हैं। मतलब उस चैनल पर 10th और 12th दोनों का मैथ का सिलेबस स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है और हम उसको एग्ज़ाम से पहले समाप्ति भी करा देंगे। तो वहाँ पर आप जाकर अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और जो चैप्टर्स आपके निकल गए हैं या इस चैनल पर जब नहीं पढ़ पाए हैं तो आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ कुछ दिन बाद इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, मैथ के लिए तो वहाँ मैथ की जो है स्पेशल क्लासेस चलेंगी। ठीक है, विद बेसिक, तो आप वहाँ पर जाकर उस चैनल पर पढ़ भी सकते हैं एक क्लासेस पर। ठीक है, वाइट कलर से AK लिखा है, रेड कलर का लोगो है उसका, तो आप वहाँ पर भी जाकर जो है उसको कर सकते हैं, वो हमारा ही अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 तो ये है। ओके, अब इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हमको ज्ञात करना है यदि कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान है तो। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर बस 2 कंसेप्ट को आपको फोकस करना है। आपको बस देखना है कि वो लेस देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट, और निम्निष्ट होगा। क्या होगा, निम्निष्ट। और लेस देन इक्वल टू 0 है तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो इस चीज़ पर ना आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि पहले और दूसरे प्रश्न को हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही करने वाले हैं, स्टेप्स यूज़ नहीं करेंगे, जल्दी हो जाएगा। स्टेप 3 से हम क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टेप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप इस चीज़ को लीजिए, ये जो 2x माइनस 1 है इसका होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है आप इसमें x की जगह पर कोई भी रियल नंबर वैल्यू लिखिए, कोई भी आप रियल नंबर रखिए, आप 1 रखिए, 2 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, ठीक, कुछ भी रखिए, या माइनस का 2 रखिए, 3 रखिए, 7 रखिए माइनस का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसका होल स्क्वायर होगा। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स जो भी अंदर वैल्यू प्राप्त होगी चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगी तो स्क्वायर होगा उसका पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त होगी वो बच्चों पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स वो वैल्यू जो प्राप्त होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्राप्त होगी। जो भी वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप उसको समझिए। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी x के सभी वास्तविक मानों के लिए यहाँ से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी बच्चों, वो जो प्राप्त होगी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स, ये फॉर ऑल है मतलब x के सभी वास्तविक मानों के लिए, ठीक है। फॉर ऑल मीन्स सभी के लिए। तो आप यहाँ x का कोई भी वास्तविक मान लगाइए, देखिए लगा के देखिए वास्तविक वैल्यू क्या, कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव कुछ भी ले लीजिए आप। -5 ले लीजिए तो 5 2 जा -10 और 1 -11, और -11 आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 121 हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई ना, कितना 121 प्राप्त हो रहा है या 1 प्राप्त हो रहा है या 5 प्राप्त हो रहा है या 4 प्राप्त हो रहा है, उसको फोकस ना करके आप ये देखिए जो भी वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर वो पॉजिटिव होगी बच्चों तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और अगर हमारा कोई भी फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो बच्चों फंक्शन क्या होता है हमारा, निम्नलिखित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर उच्चिष्ट मान तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आप कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे लगाइए, सपोज मैंने 5 लगाया तो 121 11 मिला, क्या ये उच्चिष्ट मान होगा 11 121? क्यों उच्चिष्ट मान? ये इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि इससे भी बड़े और मान हैं। आप 11 की जगह 12 लगाइए तो कुछ और बढ़ेगा, बड़ा नंबर मिलेगा यहाँ से। आप 12 की जगह 15 लगाएंगे तो उससे भी बड़ा नंबर मिल जाएगा। 15 की जगह आप 20 लगाओ तो उससे भी बड़ा नंबर मिल जाएगा। आप 100 लगाइए, 1000 लगाइए, 10,000 करोड़ लगाओ, अरब लगाओ, खरब लगाओ, मतलब बड़े से बड़ा नंबर आप लगाते जाएंगे तो आपको उससे भी बड़े से बड़ा नंबर मिलता जाएगा। तो कोई लिमिट है क्या बड़ा नंबर प्राप्त होने की? क्या उच्चतम मान ज्ञात करने की कोई लिमिट है? तो कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी एक उच्चतम मान ज्ञात करोगे तो अगली उससे बड़ी वैल्यू लगाओ तो उससे भी उच्चतम मिल जाएगा, फिर उससे बड़ी लगाओ तो उससे भी उच्चतम मिल जाएगा। तो मैं उच्चतम मान ज्ञात करने की कोई यहाँ पर लिमिट है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उच्चतम मान इसका नहीं होगा, उच्चतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो उच्चतम मान तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो कि होगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी से बड़ी वैल्यू आप लगाते जाइए उच्चतम मान मिलते जाएंगे। तो हम किसको कहेंगे उच्चतम मान? कह नहीं सकते, क्योंकि बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है, संख्याएं कहाँ तक हैं, हम कह नहीं सकते। तो जैसे बड़ी बड़ी संख्या लगाते जाएंगे मान भी बड़े से बड़े मिलते जाएंगे, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इसलिए बच्चों इसका उच्चतम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अतः दिए गए, यहाँ लिखेंगे इस बात को, दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब उच्चतम नहीं किया जा सकता, देखिए तो अब क्या होगा बच्चों, इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फलन क्या होगा हमारा, निम्नलिखित होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फलन क्या होगा बच्चों, तो जो फलन है f(x) वो निम्नलिखित होगा बच्चों। क्या होगा? निम्नलिखित। तो फलन f(x) निम्नलिखित होगा। अब निम्नलिखित बिंदु ज्ञात करेंगे। तो निम्नलिखित बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो फंक्शन है इसको 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे निम्नलिखित मान। देखिए इस प्रोसेस को आप समझिएगा क्योंकि हर सवाल में यही प्रोसेस यूज होने वाला है, ठीक है। तो निम्नलिखित मान के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो मान निकल पाएगा। यानी इसका मान हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर तो 0 में गया, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया बच्चों निम्नलिखित बिंदु x इज इक्वल टू 1/2। अब हमें निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमसे पूछा था ना उच्चिष्ट मान है तो उच्चिष्ट निकालो, निम्नलिखित है तो निम्नलिखित निकालो, यदि कोई है तो निकालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित तो मान आ सकता है, क्योंकि निम्नलिखित जब बिंदु आ गया तो इस बिंदु पर कोई ना कोई निम्नलिखित मान जरूर आएगा। तो निम्नलिखित मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी निम्नलिखित बिंदु आया है उस बिंदु पर उस फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करते हैं जो कि हमें दिया गया है, और उस बिंदु पर उस फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही क्या होगा, हमारा निम्नलिखित मान होगा, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू 1/2 इस सवाल व फंक्शन में आप लगाइए, ठीक है। तो f(x) की जगह क्या लगाने वाले हैं, जो f(x) इज इक्वल टू दे रखा है वो 2x - 1 का होल स्क्वायर दे रखा है और प्लस 2 3 है बच्चों। यानी अगर देखिए आप देखते ही पहचान लेंगे, ये हमने क्या निकाला है, इसका हल निकाला है। यानी अगर x की जगह 1/2 हम इसमें लगा देंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, तो मतलब
3 आंसर आएगा और वही क्या होगा हमारा निम्नलिखित मान। तो आइए देखते हैं लगाकर, यही आएगा। तो f निम्नलिखित बिंदु क्या है 1/2, तो निम्नलिखित बिंदु पर निम्नलिखित मान, तो x ये लगाने वाले हैं 1/2, तो यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो फाइनली क्या आ गया f 1/2 यानी निम्नलिखित मान क्या आ गया 3, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझते हुए, लिखते हुए, कंडीशंस को पूरा करते हुए, ठीक है। इस तरीके से ना आप इसको करेंगे तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमें फंक्शन दे रखा था वहाँ से हमने वेरिएबल वाला पार्ट उठाया और उस वेरिएबल को हमने देखा कि फॉर x बिलोंग्स टू r, यहाँ कोई भी रियल नंबर लगाएंगे तो हमें जो भी वैल्यू प्राप्त होगी इस स्क्वायर की वजह से बच्चों पॉजिटिव मिलेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा ये हमें, और पॉजिटिव देगा इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगी, और जब 0 से ग्रेटर देन इक्वल होती है तो फलन क्या होता है हमारा निम्नलिखित होता है, और जब फलन निम्नलिखित होता है तो उसका फिर हमने निम्नलिखित बिंदु ज्ञात किया, और निम्नलिखित बिंदु ज्ञात किया तो उस बिंदु पर हमने निम्नलिखित मान ज्ञात कर लिया, और यही हमसे पूछा था। उच्चिष्ट यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर x की जगह बड़ी से बड़ी जितनी वैल्यू लगाते जाएंगे आपको उतना ही बड़ा मान मिलता जाएगा इन्फिनाइट टाइम तक, तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका कोई उच्चिष्ट मान नहीं होगा या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसके बाद निम्नलिखित तो होगा, और निम्नलिखित बिंदु निकालने के लिए इसको 0 के बराबर ले लो, यहाँ से x की वैल्यू जो भी आए उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, और जो वैल्यू प्राप्त होगी वही क्या होगा हमारा निम्नलिखित मान होगा, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ना बस क्वेश्चन की कंडीशन पर फोकस करें, ठीक है, क्वेश्चन के प्रोसेस पर ध्यान दें। ये जो भी प्रोसेस है आप इस प्रोसेस को फोकस करें, क्योंकि बाकी सवाल भी इसी प्रोसेस से होने वाले हैं, ठीक है। जैसे बच्चों अभी हमने यहाँ पर उच्चिष्ट मान को हम ज्ञात नहीं कर सकते थे, यानी कोई लिमिट नहीं थी उसकी, इसी तरीके से निम्नलिखित मान को भी ज्ञात नहीं कर सकते, यानी अगर किसी सवाल में ना तो हम उच्चिष्ट मान को ज्ञात कर सकते हैं और ना निम्नलिखित को ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को ही ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में क्या होगा बच्चों, तो इस केस में ना तो फलन उच्चिष्ट होगा और ना फलन निम्नलिखित होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी सवाल आएगा वैसे वहाँ पर मैं आपको इससे क्लियर कर दूंगा, ओके। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ fx इज इक्वल टू हमको दे रखा है 9x² प्लस 12x प्लस 2, ठीक है। यहाँ भी कोई उच्चिष्ट निम्नलिखित मान है तो ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा है बच्चों। देखिए अभी जैसे हमें पिछला सवाल दे रखा था वहाँ एक होल स्क्वायर दे रखा था, तो आप इसको भी उस टाइप का बना लीजिए अगर बन सके तो देखिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। देखिए बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। fx इज इक्वल टू 9x² को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस इस 12 को ना आप तोड़िए, क्या 2 इंटू ए की जगह ले लीजिए 3x और इंटू बी 2 3 जा 6x और इंटू 2, क्योंकि 12 को जब हमने तोड़ा तो क्या हुआ 2 3 6 6 दूनी 12, तो 2a की जगह ये हो गया और b की जगह क्या होगा 2, तभी तो 12 होगा। इस 12 को हमने ब्रेक कर लिया, 2 गुणा 3 गुणा 2 यानी 12 और x और प्लस 2 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप गौर दीजिए ये फॉर्मूला बन सकता है किसका, देखिए a² प्लस b² हमें और मिल जाए, b² मतलब b की जगह क्या है 2 है, लेकिन हमें b² चाहिए, 2 का स्क्वायर मतलब 4 चाहिए, तो 4 अगर यहाँ पर और मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो देखिए 4 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ना आप क्या कीजिए फॉर्मूला बनाने के लिए 2 जोड़ दीजिए और 2 ही इसमें घटा दीजिए, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बट हमारा काम बन जाएगा। कैसे, fx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 और प्लस ये 2 इंटू 3x इंटू 2 और प्लस क्या बचा -2, इस प्लस को हटा दीजिए। तो आप गौर दीजिए ये फॉर्मूला बन गया, fx इज इक्वल टू इस 4 को ना हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2
ए बी, यानी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये बन गया नहीं बन गया? और लास्ट में क्या बचता है आपका बच्चों? ये -2। तो ये लगभग जस्ट पीछे जैसा सवाल बन गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया बच्चों, सबसे पहले हमने इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की है, प्लस का बन जाए या माइनस का। और वैसे भी x के आगे प्लस आ रहा है तो प्लस वाला ही बनेगा। तो देखिए ये 9x स्क्वायर को हमने 3x का होल स्क्वायर लिखा, 12 को हमने 2ab में तोड़ा और ये 2। अब हमने देखा यार कि 2 × 3x × 2 है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह ये और b की जगह 2 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है तो मतलब b स्क्वायर चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 चाहिए। तो 4 कैसे बना है? तो हमने क्या किया, 2 जोड़ दिए, 2 उठा दिया, 2 2 क्या हो गए 4 हो गए। 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2ab, और ये लास्ट में -2 बचा। और इन तीनों से मिलकर क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और लास्ट में -2 तो है। यहाँ तक कोई समस्या? क्यों कोई समस्या यहाँ तक? आशा करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी मोटी जोड़ घटा घटाव वाली आप छोटी क्लासेस में इनको करते रहे होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी छोटी क्लासेस में तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम करा तो रहे हैं। ठीक है, बस मेहनत आप करते रहिए बच्चों। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब ये फॉर्मूला बन गया, तो अब इस पार्ट को हम उठाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर आप कोई भी वास्तविक संख्या लगाइए x की जगह पर, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो इस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव मिलेगी, और जो वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, तो अगर पॉजिटिव होगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ऑफ कोर्स कोई वैल्यू पॉजिटिव होती है तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है वो। ठीक है, तो आप देख लीजिए, वैसे भी लगा के आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे लगा के देखिए, आप जैसे जैसे नंबर लगाते जाएंगे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी सॉल्व करके, चाहे आप नेगेटिव नंबर लगाएं यहाँ पर या पॉजिटिव लगाएं, बट ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा नेगेटिव को भी। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप बड़ी से बड़ी वैल्यू लगाएंगे आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लगाओ उससे बड़ी से बड़ी वैल्यू आपको मिलती जाएंगी, तो कोई लिमिट नहीं है उच्चिष्ट मान ज्ञात करने की। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो क्या होता है, फलन हमारा निम्नलिखित होता है, और यहाँ उच्चिष्ट मान तो होगा नहीं क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है निकालने की। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ उच्चिष्ट मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस वजह से। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अतः 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फलन क्या होगा, फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है, अब फलन निम्नलिखित तो होगा। अब निम्नलिखित वो कैसे निकालेंगे हम मान, तो निम्नलिखित मान निकालने के लिए पहले निम्नलिखित बिंदु पता होना चाहिए, और निम्नलिखित बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, यानी इसका हल निकालते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित बिंदु के लिए, निम्नलिखित बिंदु के लिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्क्वायर तो 0 में चला जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/3, यानी ये हो गया आपका निम्नलिखित बिंदु, मिनिमम पॉइंट। अब इस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, निम्नलिखित मान। ठीक है, तो निम्नलिखित मान, तो क्या करेंगे, f x ये क्या लगाने वाले हैं, -2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लगाइए, तो यहाँ पर लगा दीजिए या फिर आप यहाँ लगा दीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है, कहीं भी आप लगा सकते हैं, फंक्शन में लगा दीजिए आप यहाँ पर, तो 9
-3/2 का स्क्वायर प्लस 12 -3/2 और प्लस 2, तो ये हो गया 9 × 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस माइनस 12 गुणा 3/2 प्लस 2, 2 छक्के 12, ठीक है। तो ये हो गया 9 81/4 माइनस 6 18 प्लस 2, चूँकि ये 2 से कट गया ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करिए आप। तो 81/4, 18 में से 2 गया तो 16/1, तो ऐसे में क्या आएगा 4, तो यहाँ 81 हो गया आपका, और 1 का 4 में, 4 का 16 में, 16 चौका 64 हो गया, सही है। 16 चौका 64 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको ना सॉल्व कीजिए। तो 81 में से 64 गया, कितना बचा बच्चों? ये बचा आपका 6 और 16 17, 17/4, ठीक है। जो निम्नलिखित मान आया वो आपका क्या आया? 17/4 आया, ठीक है। ओके, सही तो किया है ना, कोई कैलकुलेशन दिक्कत तो नहीं है। एक बार थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। मुझे थोड़ा सा आंसर डाउट में लग रहा है। तो ये जो आपका आंसर है 6.5 का है, तो यहाँ पर निम्नतम मान आ रहा है -2 और हमारा कुछ और आ रहा है, मतलब कहीं मिस्टेक हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इसको फॉर्मूला बनाया है 3x का होल स्क्वायर वही 2ab, ठीक है। और इसके लिए 2 जोड़ा 2 घटाया, तो 2 जोड़ा जब 2 घटाया तो ये 2 दूनी 4, 2 और 2 4 हो गया, 4 को 2 का स्क्वायर और लास्ट में -2 बचा, यानी ये बचा। अब इसकी हमने वैल्यू निकाली तो 3x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2/3 आई, और -2/3 जब हम इसमें लगाएंगे -2/3, ओहो बाई मिस्टेक ये एक्चुअली वैल्यू गलत लग गई है। यहाँ पर ये -2/3 है और हमने यहाँ पर 3/2 लगाया है, यानी यहाँ पर ये है बच्चों -2/3, -2/3। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा -2 का वर्ग 4/9, और यहाँ पर ये बच्चे हो जाएगा प्लस माइनस ये हो गया 12, और ये हो जाएगा आपका -2/3, यानी फाइनली ये हो जाएगा आपका -3 चौक 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और प्लस 2, ठीक है। उसके बाद +2। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए आप, तो ये हो गया 9 से, देखिए 9 कट गया, 9 से 9 कट के कितना बचा? 4 बचा यहाँ पे, यानी ये बचा आपका, देखिए यहाँ पर ये बचा आपका 4 - 8 + 2, तो 4 और 2 6 -8 यानी -2, और यही आपका बुक में आ रहा है। अब निम्नलिखित मान क्या हो गया? -2 हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर अभी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। f(x) = -k x - 1 का होल स्क्वायर, f(x) = -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ओके। यहाँ पर एक्चुअली हमें निकालना है यानी उच्चष्ट या निम्नलिखित मान। तो वही प्रोसीजर हमारा रहेगा कि सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, वही फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसको आप लीजिए पहले। तो x - 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा,
यानी ये जो x-1 है इसका जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी x के किसी भी वास्तविक मान के लिए। बट ये तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट बच्चों क्वेश्चन में इसके आगे लगा है माइनस। बेशक ये पॉजिटिव देगा बट ये माइनस उसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, x-1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव देगा बट इसके आगे माइनस लगा है तो ये उस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, और जब वो नेगेटिव बन जाएगा तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब आप देखिए बाईं ओर की वैल्यू निकालिए, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर लगाइए, कोई भी रियल नंबर आप लगाओ तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका करके हमें पॉजिटिव देगी, बट ये साइन उसको नेगेटिव बना देगा। तो आप माइनस की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, आप कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लगाते जाइए यहाँ पे, उतने ही आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, निम्नलिखित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि निम्नलिखित वैल्यू मिलती जाएंगी। देखिए जो फंक्शन है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आता है निम्नलिखित मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब जब अतः -x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 तो फलन क्या होगा बच्चों, उच्चिष्ट होगा, क्योंकि जब लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो फलन उच्चिष्ट होता है, एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है तो फलन निम्नलिखित होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट बिंदु निकालेंगे, फिर उच्चिष्ट बिंदु पर उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे उच्चिष्ट बिंदु के लिए, तो उच्चिष्ट बिंदु के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको 0 के बराबर ले लेंगे, यानी -x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये -0 में गया, तो x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, स्क्वायर को भेजा फिर 1 को भेजा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो सॉरी स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इस x इज इक्वल टू 1 ये है कि एक्चुअली ये हमारा फलन जो है उच्चिष्ट है, तो ये उच्चिष्ट बिंदु है। अब इस उच्चिष्ट बिंदु पर इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे, तो उच्चिष्ट मान कैसे ज्ञात करते हैं, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होगी वही क्या होगा, हमारा उच्चिष्ट मान होगा। ठीक, तो उच्चिष्ट मान के लिए इसमें लगाएंगे आप f1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, तो ये पार्ट तो 0 होने वाला है, +10, तो फाइनली ये तो 0 हो गया, क्या आ गया, 10 आ गया, और यही आपका क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा। तो अभी तक 3 सवाल हो गए। आप प्रोसेस समझे, सवाल करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, इस तरीक़े को आपको फॉलो करना है। यही तरीका हम सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, और जो थर्ड पार्ट आएगा उसके बाद हम जो मैंने आपको स्टेप्स लिखाई थी, 5 स्टेप्स थी, उन स्टेप्स का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस आप कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो सवाल के कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आप जब कंसेप्ट पर अच्छे से फोकस करेंगे तो आपके सामने कोई सा भी सवाल आ जाए या घुमा फिरा के आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, अगर आपको उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मैं नहीं समझता कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो सिर्फ आप ही सब कुछ कर सकते हैं, हम तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रांग तो आप ही स्वयं बनाएंगे ना। जितने भी सवाल अपने हाथों से करेंगे, मतलब
सवाल तो हाथों से ही करते हैं, बट आप समझ रहे हैं ना कि आपको सवाल खुद निकालने हैं बैठकर, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। और जिस बच्चे की मैथ में कैलकुलेशन ख़राब है उसका मैथ में एक्चुअली नहीं कुछ हो सकता। तो पहले वो अपनी मैथ की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए, देन क्वेश्चन आसान से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया, 3 सवाल थे, तीनों सवालों का क्या प्रोसेस रहा, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहा, कोई खास नहीं था, सब कुछ वही तरीका है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप कंसेप्ट पर फोकस कीजिए और सभी सवाल्स में इनको फिर अप्लाई कीजिए, हाँ, स्टेप बाय स्टेप, तो आपके आंसर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए gx इज इक्वल टू गिवन है हमें x³ + 3 और यहाँ पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर gx इज इक्वल टू x³ + 3 है ये, ठीक है। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा फॉर एवरी रियल नंबर x बिलोंग्स टू r ये फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है, ये चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये एक्चुअली यहाँ पावर ना q आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कहें, आप एक बार सोच के देखिए, अगर मैं इस x की जगह फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r यानी इस x की जगह पर मैं कोई भी रियल नंबर लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लगाऊंगा तो ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा x³, और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लगाऊंगा तो ये x³ मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो क्या नेगेटिव वैल्यूज़ का कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। क्या पॉजिटिव वैल्यूज़ का कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। नेगेटिव लगाएंगे आपको नेगेटिव देगा, पॉजिटिव लगाएंगे आप पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी पॉजिटिव संख्या की पावर विषम होती है, घात क्या होती है? विषम, तो हमें जो आंसर मिलता है ना वो पॉजिटिव ही मिलता है। और अगर किसी नेगेटिव संख्या की पावर विषम होती है तो हमें जो आंसर मिलता है ना वो नेगेटिव मिलता है। तो इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए। यहाँ पॉजिटिव नंबर लगाओगे तो ये पॉजिटिव देगा और नेगेटिव नंबर लगाओगे तो ये नेगेटिव नंबर देगा। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के किसी की कोई लिमिट नहीं रही, यानी उच्चिष्ट मान हम कहाँ तक लगा सकते हैं इसके, जहाँ तक जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं आप लगाते जाइए। 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, डॉट डॉट इन्फानाइट कहीं तक लगाइए। क्या आप उच्चिष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं? आप पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि नंबर कहाँ तक है। तो फिर उच्चिष्ट मान जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे मिलता जाएगा। कहाँ जाके एंड होगा कुछ नहीं कह सकते, तो उच्चिष्ट मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसी प्रकार बच्चों नेगेटिव नंबर लगाइए, -1, -2, -3 डॉट डॉट इन्फानाइट। कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे नेगेटिव बड़ी छोटी से छोटी वैल्यू लगाते जाएंगे आपको उतना ही छोटे छोटा नंबर क्या है हमें मिलता जाएगा। तो फिर निम्नलिखित मान ज्ञात करने की कोई लिमिट नहीं है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू r x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x³ भी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x³ भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर x यहाँ पर x फॉर x बिलोंग्स टू r, अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर लगाओगे तो हमें जो x³ है वो वैल्यू भी क्या देगा? 0 से बड़ी या बराबर देगा। और अगर आप छोटी लगाएंगे तो छोटी वैल्यू लगाओगे x की वैल्यू 0 से या बराबर लगाओगे तो हमें x³ भी 0 से बड़ी और 0 से छोटी या बराबर वैल्यू देगा। और अगर आप x की जगह 0 से बड़ी या बराबर वैल्यू लगाओगे तो x³ हमें क्या देगा? 0 से बड़ी या बराबर वैल्यू देगा। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि दोनों ही कंडीशन में हम यहाँ पे ना तो उच्चिष्ट को ज्ञात कर सकते हैं और ना निम्नलिखित को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए फलन f(x), दिया गया फलन f(x) ना तो उच्चिष्ट होगा
और ना निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ना आप ध्यान से समझिए बस। मतलब आप जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव वैल्यू लगाते जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी, कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही आप इसमें नेगेटिव वैल्यू लगाओ तो नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी, कोई लिमिट नहीं है। तो नो लिमिट पॉजिटिव एंड नो लिमिट नेगेटिव, नो लिमिट उच्चतम वैल्यू, नो लिमिट निम्नतम वैल्यू। तो फिर ज्ञात ही नहीं किए जा सकते, यानी उसको हम लिख ही नहीं सकते, और जब लिख ही नहीं सकते तो फिर कैसे इस फलन का मान उच्चतम निम्नतम होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः दिए गए फलन ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। तो इस सिचुएशन पर फंक्शन हमारा उच्चतम ना तो उच्चतम होता है ना निम्नतम होता है। ठीक है, तो इस बात को आप भली भांति अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कि कब उच्चतम नहीं होता है, कब निम्नतम नहीं होता है, और कब उच्चतम और निम्नतम दोनों ही नहीं होता है। तो इस तरीके से बच्चों पहले प्रश्न के ये पार्ट आपको समाप्त हो गए। तो आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा, कंसेप्ट आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी कंसेप्ट के सहारे आगे के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बस कंसेप्ट को मत भूलिएगा, लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसी के बेहद पर फिर हम उच्चतम या निम्नतम मान निकालेंगे। ठीक है।